नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमने कहां तक करा दिया था? इतिहास में दोस्तों हमारा प्रागैतिहासिक काल हो गया था, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया था। और दोस्तों ऐतिहासिक काल में हम क्या करा रहे थे? ऐतिहासिक काल में हम दोस्तों यवन राज्य करा रहे थे। यवन राज्य, भारत के यवन राज्य करा रहे थे, यानी जो विदेशी आक्रमण थे, विदेशी आक्रमणकारी थे, उनके बारे में हम बता रहे थे। तो यवन राज्य की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया था? 4 यवन राज्य के बारे में बताया था। हिंद यूनानी बताया था, शक बताया था, पहलव और इसके बाद कुषाण बताया था। दोस्तों हमने क्या किया था? हिंद यूनानी कंप्लीट करा दिया था, शक भी कंप्लीट करा दिया था और पहलव भी कंप्लीट करा दिया था। इसके बाद आता है दोस्तों कुषाण वंश। तो कुषाण वंश के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों ये, इसमें कई तथ्य ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं। चलिए दोस्तों कुषाण के बारे में बात कर लेते हैं। कुषाण वंश की अगर संस्थापक की बात करें दोस्तों, तो कौन था? कुजुल कड़फिसेस था। कौन था दोस्तों? कुजुल कड़फिसेस था, है ना। तो संस्थापक की बात कर लेते हैं। संस्थापक कौन था दोस्तों कुषाण वंश का? कुजुल कड़फिसेस। कौन था? कुजुल कड़फिसेस, ठीक है। अगर हम बात करें कुषाणों की, तो कुषाण किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे ये हम पता करेंगे। तो कुषाण जो थे दोस्तों, कुषाण वंश के लोग ये चीन का दोस्तों जो पश्चिमोत्तर साइड है ये उससे बिलोंग करते थे। कौन सा क्षेत्र है? जो पश्चिमोत्तर का वाला क्षेत्र है। कुषाण वंश के लोग चीन है ये, है ना, चीन के पश्चिमोत्तर क्षेत्र, चीन का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है उस साइड में क्या था? एक दोस्तों यूची कबीला था, है ना, वहां के थे ये लोग। चीन के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के यूची कबीला, यूची है ना, यूची कबीले के थे। तो कुषाण वंश के लोगों की बात करें, कुषाण वंश के लोग चीन के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के यूची कबीले के थे, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। अगर इसके बाद दोस्तों आगे अगर बात करें तो इसमें कुजुल कड़फिसेस ज्यादा कुछ काम नहीं किया, यानी ज्यादा इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट नहीं है। तो आगे अगर बात करें तो इसके बाद जो शासक बना था वो कौन था दोस्तों? इसके बाद जो शासक बना था वो था आपका क्या बोलते हैं उसे? विम कड़फिसेस। क्या है? विम कड़फिसेस, सेम नाम है ना। यहाँ पे कुजुल कड़फिसेस था, ये विम कड़फिसेस हो गया, कड़फिसेस, ठीक है। अगर विम कड़फिसेस की बात करें दोस्तों, तो इसकी उपाधियां इंपोर्टेंट हैं, इसकी उपाधियां पूछी जाती हैं। इसको कौन कौन सी उपाधियां मिली थी, तो इसकी उपाधियों के बारे में देखेंगे। इसको जो उपाधियां मिली थी वो इसके बारे में देखें, कौन कौन सी उपाधियां मिली थी, ठीक है। अगर इसकी उपाधियों की बात की जाए दोस्तों, तो कौन सी है? महाराज, ठीक है। महाराज के बाद दोस्तों अगर इसकी बात करें तो आगे है राजाधिराज। राजाधिराज, ठीक है। राजाधिराज की अगर इसके बाद अगर बात करें, राजाधिराज के बाद तो है महेश्वर। किसकी है दोस्तों? महेश्वर। क्या है? महेश्वर। महेश्वर की भी उपाधि इसको मिली थी, ठीक है। आगे अगर महेश्वर से आगे अगर दोस्तों बात की जाए तो आगे इसको मिली थी सर्वलोकेश्वर। क्या मिली थी? सर्वलोकेश्वर। सर्वलोकेश्वर इसको उपाधि मिली थी। चलिए दोस्तों, आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। और आप इसे लिखते रहा करें, आप लिखेंगे तो दोस्तों क्या होगा? आपका नोट्स बनके एक तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। अभी तक क्या बताया था हमने कुषाण वंश के बारे में? संस्थापक क्या था इसका? कुजुल कड़फिसेस इसका संस्थापक था। कुषाण वंश के लोग कहाँ के थे? चीन का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है वहां के ये निवासी थे, यानी यूची कबीले के थे। इसके बाद जो शासक आया था, कौन आया था? विम कड़फिसेस आया था, है ना, विम कड़फिसेस आया था। उपाधियों की अगर बात करी जाए
तो कौन कौन सी उपाधि इसको मिली? महाराजाधिराज और आपका जो है राजाधिराज, महेश्वर और सर्वलोकेश्वर। ठीक है, चलते हैं दोस्तों इसके बाद आगे। आगे अगर दोस्तों बात की जाए, आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या है, इसके फिर बाद बात करेंगे दोस्तों। ये इतना ही है ना, इसको उपाधियां मिली थी, उपाधियां इसकी इंपोर्टेंट है। इसके बाद सबसे प्रतापी, सबसे महान शासक कुषाण वंश का, है ना, और जिसको कि कुषाण वंश का माने सब कुछ माना जाता है ना, एक महान शासक था कुषाण वंश का, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कौन था दोस्तों? कनिष्क। कौन था ये? कनिष्क। कनिष्क की दोस्तों अगर बात करी जाए, कनिष्क की अगर बात करी जाए तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी एवं महान शासक था। यानी जितने भी इसमें शासक हुए उनमें सबसे ज्यादा जो महान कौन था? वो कनिष्क था। ठीक है, इसके बारे में अगर दोस्तों बात करें, इसकी राजधानी के बारे में अगर बात करें तो इसकी राजधानी थी दोस्तों, राजधानी, तो राजधानी की बात करें, इसकी दो राजधानी थी। पहली अगर राजधानी की बात करें तो वो क्या थी दोस्तों? पुरुषपुर। ठीक है, और पुरुषपुर की बात करें तो ये कहां पर है दोस्तों? ये पेशावर में है। कहां पर है? ये पेशावर में है। ठीक है, आगे अगर बात करें, दूसरी इसकी राजधानी जो थी वो क्या थी? मथुरा थी। ठीक है, दूसरी राजधानी थी इसकी, कौन सी थी? वो मथुरा थी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि क्या था, ये 78 ईस्वी में राजा बना था। कब बना था ये? 78 में बना था ना, 78 ईस्वी, ईस्वी मतलब एडी। और इसने क्या कहा था, क्या करा था दोस्तों? 78 ईस्वी में भी इसने, कनिष्क ने, यानी अगर बात की जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है दोस्तों? हमारा शक संवत जो है वो इसी ने शुरू किया था, है ना, इसने शुरू किया था। तो कनिष्क की अगर बात करें, कनिष्क ने 78 एडी में शक संवत की शुरुआत की, शक संवत की शुरुआत की। जो कैलेंडर होता है दोस्तों शक संवत, उसकी क्या की? इसने शुरुआत की, है ना। तो आगे अगर इसमें बात करें तो शक संवत के अगर बारे में बात करें, शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। ये आपको पता ही होगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। यानी इसमें क्या बताया हमने? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी महान शासक कौन था? कनिष्क था। 78 एडी में ये क्या बना था दोस्तों? राजा बना था। राजधानी क्या थी इसकी? पुरुषपुर थी। और दूसरी कौन सी दोस्तों? मथुरा थी। ठीक है, कनिष्क ने 78 एडी में क्या, किसकी शुरुआत की? शक संवत की शुरुआत की, है ना। शक संवत जो है क्या है दोस्तों? भारत का क्या बोलते हैं उसको? राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। आगे अगर बात की जाए, दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को क्या है, आप सब्सक्राइब करेंगे ना, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाएंगे आप। ठीक है, आपको सब्सक्राइब करना है, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, है ना, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर जो है बहुत ही कम हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जो है हमारे सब्सक्राइबर बने और हमारी जितनी भी वीडियो आने वाली है उनका आप लाभ लें, है ना। जैसे हमारी योद्धा ट्रिक की क्लास है, हमारी मैथ की क्लास आती है, ठीक है, एस डी यादव मैथ करा रहे हैं, उसकी क्लास आ रही है, तो आप उसको देखें। और ये कब आपको पता चलेगा? जब आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करी जाए तो इसने क्या किया था? कनिष्क ने कश्मीर विजय प्राप्त की थी, है ना। कश्मीर पर क्या किया इसने? विजय प्राप्त करी थी। तो कश्मीर पर जैसे ही इसने विजय प्राप्त करी तो वहां पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने क्या किया था? वहां पे कनिष्कपुर बसाया था इसने। ठीक है, तो कश्मीर विजय के बाद
कश्मीर विजय के बाद कनिष्क ने, कश्मीर विजय के बाद कनिष्क ने क्या किया, वहां पर दोस्तों कनिष्कपुर बसा दिया। इसने क्या किया था, इसने कनिष्कपुर बसा दिया। ठीक है, यानी इसने क्या किया, कश्मीर विजय प्राप्त करने के बाद, कश्मीर की वजह से विजय हुई इसकी, इसने वहां पर कनिष्कपुर बसाया। ठीक, चलिए आगे अगर दोस्तों बात करें तो इसके बाद क्या है, आपको पता होगा जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है बौद्ध धर्म तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, बौद्ध धर्म की है ना, डाल देना आप बौद्ध धर्म बाई यशपाल सर डाल देंगे तो भी आ जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप उसमें हमने बताया था जो बौद्ध धर्म था उसमें जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके समय में हुई दोस्तों, वो कनिष्क के समय में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति राजा कनिष्क के समय में हुई है ना। अगर इस संगीति की बात करें, इस बौद्ध संगीति की बात करें दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म था वो दो शाखाओं में बढ़ गया था। बौद्ध धर्म क्या हुआ था इस संगीति में दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में बढ़ गया था। यानी बौद्ध धर्म है, बौद्ध संगीति जो हुई थी चौथी बौद्ध संगीति, इसमें क्या हुआ था, बौद्ध धर्म जो था दोस्तों आपका, बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया है ना। बौद्ध धर्म हीनयान, हीनयान एवं महायान, हीनयान एवं महायान में बट गया है ना। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी इसमें क्या हुआ था, जो बौद्ध धर्म था वो आपका हीनयान एवं महायान में बट गया। ये इसकी दो शाखाएं हो गई थी है ना। चौथी अगर बौद्ध संगीति दोस्तों अगर बात करें तो एक विभाषा शास्त्र नाम से एक पुस्तक लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी इसमें, विभाषा शास्त्र नाम से एक पुस्तक लिखी थी। जो किसने लिखी थी दोस्तों, वो वसुमित्र ने लिखी थी है ना। इसमें मतलब चौथी बौद्ध संगीति में इसमें विभाषा शास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। पुस्तक लिखी गई। अगर पुस्तक की बात करें तो वो पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों, विभाषा शास्त्र। इसकी रचना किसने की थी, रचना विभाषा शास्त्र के जो लेखक थे वो कौन थे, विभाषा शास्त्र है ना। लेखक की बात करें तो इससे कौन थे दोस्तों, वसुमित्र इसके लेखक थे। कौन थे, वसुमित्र। यानी अगर बात करें हम चौथी बौद्ध संगीति में क्या हुआ, हीनयान एवं महायान दो शाखाओं में बढ़ गया बौद्ध धर्म। ठीक है, इसमें एक पुस्तक लिखी गई थी। क्या नाम था उसका, विभाषा शास्त्र। क्या नाम था उसका, विभाषा शास्त्र। एक पुस्तक लिखी गई थी जिसके लेखक कौन थे दोस्तों, वसुमित्र थे। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद है ना। ये सब हो ही गया होगा आपका, आपने कर ही लिया होगा है ना। चलिए इसे मैं साफ कर दे रहा हूं दोस्तों। आप बने रहें वीडियो को दोस्तों, आपको एंड तक देखना है। नहीं जैसे आपने वीडियो शुरुआत की, ऐसा नहीं कि 2 मिनट देखा और वीडियो जो है आपने बंद कर दी। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे इसको तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं दोस्तों 5 मिनट वीडियो देखने से, वीडियो आपको पूरा देखना है। चलिए आगे अगर हम इसमें बात करें तो आगे क्या होगा कि इसके जो दरबारी वो थे, दार्शनिक थे है ना। दरबार में जो महान दार्शनिक रहते थे वो कौन थे, दरबारी महान दार्शनिक। इनके दरबारी महान दार्शनिक थे वो कौन दोस्तों, वो कौन थे, अश्वघोष है ना। कौन थे, अश्वघोष। इनके दरबार में जो महान दार्शनिक रहते थे उनका नाम क्या था दोस्तों, अश्वघोष इनका नाम था। ये हमने एक ट्रिक की क्लास जो आती है हमने उसमें भी ये कराया था। यानी किसके दरबार में कौन कौन से, यानी किस राजा के दरबार में कौन कौन से मतलब विद्वान रहते थे, ऐसे करके हमने एक ट्रिक करवाई थी। ठीक है,
आप उस ट्रिक को देखें या करके यूट्यूब पे सर्च करें। ठीक है, अश्व घोष की अगर बात करें तो इन्होंने 2 रचनाएं की हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। रचनाएं जो है इनकी, है ना, इनकी रचनाएं हैं, उनके बारे में बात करें तो पहली थी दोस्तों बुद्ध चरित। कौन सी थी? बुद्ध चरित। बुद्ध चरित। अगर दूसरी रचना की अगर बात करें तो वो है जो अलंकार, है ना, सूत्रालंकार। थोड़ा कंफ्यूजन होता है इन नामों में थोड़ा सा, है ना। क्या है? सूत्रालंकार है। ठीक है, यानी इसमें क्या है, सूत्रों का इसमें वो है, क्या है, यानी जो सूत्र हैं इसमें वो बताए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर दोस्तों बात करें, तो इनके जो समकालीन थे, समकालीन किसके समकालीन, जो है इसके कनिष्क के समकालीन। तो समकालीन की अगर बात करें, समकालीन, ठीक है, समकालीन की अगर बात करी है तो समकालीन कौन कौन है इनके? समकालीन की अगर बात करी है तो क्या है, नागार्जुन है इनके समकालीन। ठीक है, नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो इन्होंने शून्यवाद सिद्धांत दिया था। क्या दिया था इन्होंने? शून्यवाद सिद्धांत। शून्यवाद सिद्धांत के ये प्रतिपादक है ना, शून्यवाद सिद्धांत। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? शून्यवाद सिद्धांत दिया है ना, शून्यवाद सिद्धांत दिया। आगे अगर दोस्तों बात करें क्या है शून्यवाद सिद्धांत के बाद, तो इन्होंने एक और दिया है, माध्यमिक सूत्र दिया है। क्या दिया है? माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र दिया है। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें दोस्तों तो इनके दरबार में, किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। कनिष्क के दरबार के अगर चिकित्सक की बात करें, ठीक है, कनिष्क के दरबारी चिकित्सक, कनिष्क के दरबारी चिकित्सक, चिकित्सक तो ये कौन थे दोस्तों? अगर इनकी बात करिए तो ये चरक थे। कौन थे? चरक। चरक की अगर बात करिए तो इन्होंने दोस्तों किसकी रचना की है? इनकी अगर रचना की बात करिए, रचना, है ना, इनकी अगर रचना की बात करें तो इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? चरक संहिता की रचना की है ना, चरक संहिता। क्या है? चरक संहिता। ठीक है, यानी चरक 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 संहिता। ठीक है, ये आप आराम से याद हो जाएगा, नाम ही आ रहा है उसमें, है ना, इन्होंने जो रचना किया उसमें इनका दोस्तों नाम ही आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ? तो आगे अगर बात करें तो इतना हो गया, दरबारी महान दार्शनिक कौन हो गए? अश्व घोष हो गए। अश्व घोष ने किसकी रचना की है? बुद्ध चरित्र की। और सूत्रालंकार किसकी रचना की है? सूत्रालंकार की। ठीक है, समकालीन की अगर बात करें, कौन कौन समकालीन थे कनिष्क के? तो नागार्जुन थे जिन्होंने शून्यवाद सिद्धांत दिया और माध्यमिक सूत्र दिया। क्या दिया? माध्यमिक सूत्र दिया, है ना। अगर बात करें कनिष्क के दरबारी चिकित्सक की बात करें तो वो कौन थे? चरक थे जिन्होंने क्या लिखा है? चरक संहिता लिखी है। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद चलिए दोस्तों आगे अगर बात करें, हम आगे इसमें अगर बात करें तो आगे क्या है, इसमें कला की बात कर लेते हैं ना। तो कनिष्क के समय में जो कला की शैलियां थी वो 2 शैलियां प्रचलित थी, है ना। तो इसके समय कला की 2 शैलियां प्रचलित थी। और वो 2 शैलियां कौन कौन सी थी अगर उनकी बात करी जाए तो 2 शैलियों की अगर दोस्तों बात करें तो पहली अगर शैली की बात करें तो गांधार शैली। पहली शैली कौन सी थी? गांधार शैली। ठीक है, गांधार शैली की अगर बात करी जाए तो ये क्या है दोस्तों? बुद्ध तथा क्या है? बोधिसत्व की मूर्तियां इसके एग्जाम्पल है ना। बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्तियां। अगर गांधार शैली की बात करें तो उसमें क्या है? बुद्ध तथा बोधिसत्व की जो मूर्तियां वो किसमें है? गांधार शैली में बनी हुई हैं। इसके बाद अगर बात करें तो इसका नाम क्या है दोस्तों? इस शैली को क्या कहते हैं?
इस शैली की अगर बात करें तो इस शैली को यूनानी के नाम से जाना जाता है, यानी इस शैली को यूनानी बौद्ध क्या है दोस्तों, यूनानी बौद्ध है ना। और दूसरा दोस्तों इसका नाम है, एक और नाम है इसका, इंडो ग्रीक रोमन शैली। क्या है दोस्तों, इंडो ग्रीक रोमन शैली। यूनानी बौद्ध और इंडो ग्रीक रोमन शैली है ना, ये भी इसको कहा जाता है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा ये, है ना। चलिए ठीक है, कट तो नहीं रहा है, चलिए कट नहीं रहा है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो पहली होगी है ना, दो शैली थी ना। दूसरी की अगर बात करी जाए तो ये कौन सी शैली है दोस्तों, ये है आपकी मथुरा शैली। ये कौन सी है, मथुरा शैली। अगर इसकी बात करी जाए तो दोस्तों कौन सी है, ये मथुरा शैली। अनेक स्तूपों का निर्माण इसमें किया गया है, यानी इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, अनेक स्तूप है इसमें बने हुए हैं मथुरा शैली में, अनेक स्तूप, ठीक है। और क्या बना हुआ है, विहार बने हुए हैं, क्या बने, विहार बने हुए हैं ना, अनेक स्तूप, विहार। और अगर बात की जाए तथा मूर्तियां, बहुत सारी मूर्तियां क्या है इसके एग्जाम्पल है ना, अनेक स्तूप, विहार तथा मूर्तियां बनी हैं किसमें, मथुरा शैली में, ठीक है। ये हो गया दो प्रकार की शैली है, कला की जो शैली है आपकी गांधार शैली होगी और आपकी मथुरा शैली होगी। गांधार शैली की बात करें, बुद्ध तथा बौद्ध सत्व की जो मूर्तियां हैं वो किसमें, गांधार शैली का एग्जाम्पल है। अगर इस शैली की बात करें तो इसको यूनानी बौद्ध इंडो ग्रीक रोमन शैली भी कहा जाता है, ठीक है। मथुरा शैली की बात करें तो अनेक स्तूप है इसमें, विहार बने हुए हैं, विहार है ना, और मूर्तियां बनी हुई किसमें, मथुरा शैली में। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर दोस्तों बात की जाए कनिष्क के बारे में, तो आगे क्या है दोस्तों, कनिष्क का जो पुरोहित था, है ना, पुरोहित, कनिष्क का पुरोहित। पुरोहित की बात करिए तो पुरोहित कौन था दोस्तों, इसका संगरक्ष। क्या नाम था इसके पुरोहित का, संगरक्ष इसका पुरोहित था, है ना। कनिष्क का पुरोहित कौन था, संगरक्ष, ठीक है। अगर आगे बात करी जाए दोस्तों तो ये पूछा जाता है कि कनिष्क को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी, है ना, कनिष्क को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी, ये पूछा जाता है। तो कनिष्क की अगर बात करें तो कनिष्क को जो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी दोस्तों, वो किसने दी थी दोस्तों, अश्वघोष ने दी थी। यानी अगर बात करें हम तो कनिष्क को अश्वघोष ने, है ना, किसने, अश्वघोष ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। आगे अगर दोस्तों इसकी बात करी जाए तो क्या था, इसके कनिष्क के शासन में मैंने बताया था समकालीन थे कौन थे, नागार्जुन थे। मैंने अभी बताया था आपको कौन थे, नागार्जुन थे। नागार्जुन की अगर बात करी जाए तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है ना। तो बात करें इनके समकालीन जो थे, नागार्जुन, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ठीक है। आगे अगर दोस्तों बात करी जाए तो कुषाण वंश के, अब बात कर लेते हैं अंतिम शासक के बारे में। कुषाण वंश के अंतिम शासक के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुषाण वंश का जो दोस्तों अंतिम शासक था, कुषाण वंश का, इसको थोड़ा सा स्टार लगा लेंगे, है ना। कुषाण वंश का अंतिम शासक, कुषाण वंश के अगर अंतिम शासक की बात करिए तो वो कौन है दोस्तों,
वो है आपका वसुमित्र, है ना। वसुमित्र दोस्तों हमने एक और बार करा दिया है, आप उसे ध्यान नहीं रखेंगे, इसे ध्यान रखेंगे ना, एक नाम के कई होते हैं ना। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है? वसुमित्र था, ठीक है। कौन था? वसुमित्र था, ठीक है। आगे अगर बात करिए आप, देखो पतंजलि क्या है, पतंजलि ने मथुरा से सटका नामक वस्त्र पाए थे, ठीक है। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है, एक मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। और उस टाइम पे अगर बात करें, इस टाइम पे क्या था, एक इंपोर्टेंट फैक्ट है, उसे ध्यान रखेंगे। किसके समय पे? कनिष्क के समय पर। कनिष्क के समय पर अगर बात करी जाए तो इथोपिया से क्या होता था? इथोपिया से हाथी दांत एवं सोना आता था, इथोपिया से, ठीक है। भारत में अगर बात करी जाए, किसमें? भारत में अगर बात करी जाए, भारत में इथियोपिया से, क्योंकि व्यापार होता था ना दोस्तों, भारत में इथियोपिया है ना, इथियोपिया से हाथी दांत एवं सोना आता था। किसके टाइम पे आता था? कनिष्क के समय पर आता था, है ना। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज यहीं तक करते हैं, है ना। ये कंप्लीट होता है आपका कुषाण वंश, यानी भारतीय यवन राज्य थे दोस्तों, वो हमने आपको कंप्लीट करा दिए थे। अगर जिन्होंने भी, जो भी नए आए हैं, जिन्होंने नहीं देखा भारत के इससे पहले जो 3 कराए हमने, कल का वीडियो आप लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इससे पहले की जितनी क्लास है लिंक हमने दे दिया है, वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी युद्ध ट्रिक की क्लास है, वो भी आप देख सकते हैं, हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा दोस्तों मैथ की क्लास आती है हमारी, SD यादव मैथ करवा रहे हैं, और टोटल क्वेश्चन मैं अपने हाथ से सॉल्व करवा रहा हूं। आपको केवल क्या एक प्रोसेस देखना है और प्रैक्टिस करनी है उसके बाद, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।